श्री शरद जुगल लाल कोल। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं शरद जी एक मिनट रुकना जी। मैं समझता हूँ दोनों तरफ से 10-10, 11-11 नाम आए हैं। मैं दोनों पक्षों से अनुरोध करूंगा, मांग संख्या को आज ही पारित हमें करना है, इसलिए थोड़ा इसमें कटौती करेंगे तो ठीक रहेगा। कल भी 2-3 विषयों पर चर्चा होगी, सब लोग बोल सकते हैं, तो इस मामले में थोड़ा पक्ष और विपक्ष के नेता ध्यान देंगे। शरद जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं जो प्रारंभ करने वाले सदस्य हैं वो 10 मिनट तक अपनी बात सीमित रखेंगे और उसके बाद जो बोलेंगे वो 5 मिनट में अपनी बात पूरी करेंगे, इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आपका, जो मुझे आपने इस मुख्य बजट के जनजातीय वर्ग पे हमें बोलने का मौका दिया है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सत्ता पक्ष के सभी हमारे नेताओं का और विपक्ष के सभी नेताओं का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिस तरह से पिछले विषय पे शांति बनाकर जो शांतिपूर्ण तरीके से सदन चलने दिया है, उस तरह से मैं भी अपेक्षा करूंगा, क्योंकि पहली बार मुझे बोलने का अवसर मिला है। इसलिए मैं आज की जो मांग संख्या है हमारी 33, उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। और मैं ऐसे विषय पर आज आप सबके बीच अपना विषय रखना चाहता हूं, जो जनजातीय वर्ग निरंतर प्रकृति के बीच अपने आप को संजो कर रखने वाला, उसके नेचर के साथ जीवन यापन करने वाला ऐसा समाज, जिसके कल्याण के लिए निरंतर वो सदियों से जंगल, पहाड़ और नदियों के बीच में अपना जीवन स्थापित किया है और अपनी पहचान, अपनी सादगी, इस बात का उसका परिचायक है, वो जनजातीय वर्ग के लोग हैं। आज उन लोगों के कल्याण के लिए जिस तरह से बदलते हुए समय में हमारे समाज के लोगों को मूलभूत सुविधाओं को देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, इस बात के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उस समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। कुछ आंकड़े मैं इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री न्याय महाअभियान के तहत पीएम जनमन की जो योजना उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए आजादी के बाद प्रथम बार माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन का शुभारंभ 15/11/2023 को इसकी शुरुआत की थी। इसी अभियान में प्रदेश के 3 पीवीटीजी बैगा भारिया सहरिया की 6,600 पीवीटीजी बसाहटों के 3,41,091 परिवार के 13,17,625 पीवीटीजी संख्या को लाभान्वित किया जाकर ऐसा हमारी सरकार ने व्यवस्था बनाई है, जिसमें सर्वाधिक संख्या 8,08,335 शहरिया जनसंख्या है, जो कि योजनाओं से विशेष रूप से लाभान्वित सरकार के द्वारा किया जा चुका है। अभियान अंतर्गत मध्य प्रदेश के 24 जिले अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, दतिया, डिंडोरी, गुना, ग्वालियर, कटनी, मंडला, मुरैना, नरसिंहपुर, मैहर, शहडोल और श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, विदिशा, भिंड, जबलपुर, रायसेन, उमरिया, सिंगरौली, सिवनी को बैगा भारिया सहारिया की विशेष पिछड़ी जनजाति हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। पीएम जनमन अभियान के अंतर्गत 9 मंत्रालय की 11 अधोसंरचनात्मक एवं 7 हितग्राही मूलक योजनाओं का सैचुरेशन करते हुए पीवीटीजी जनजाति को लाभान्वित करते हुए उनके सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में हमारे धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान की शुभारंभ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने, जो हमारे जनजातीय वर्ग के लोग निवास कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए बनाने के लिए व्यवस्था भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय ग्रामों में 100% सैचुरेशन के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का प्रारंभ किया है। अभियान में प्रदेश के 51 जिले के 267 विकास खंड
के 11,377 ग्रामों का निवासरत 18,58,795 जनजातीय परिवार की 93,023 जनजाति वर्ग की जनसंख्या को योजना से लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य रखा है। अभियान की अवधि 5 वर्ष 2024-25 से लेकर 2028-29 है। भारत सरकार द्वारा इस अभियान में बहुत से संवेदनशीलता के साथ अनुसूचित जनजाति वर्ग के जीवन को सुधारने के लिए उनके समग्र विकास के लिए संचालित क्रिया किया जा रहा है, ताकि प्रत्येक बसाहटों का संपूर्ण अधोसंरचना का कार्य पूर्ण हो सके। वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह योजना अंतर्गत राशि 200 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। भारत सरकार द्वारा इस बजट में प्रावधान के विरुद्ध 67.99 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है, जिसमें फरवरी 2026 से 60.15 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना अंतर्गत राशि 250 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर, समाज के अंदर रहने वाले पिछड़ी जनजाति को सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे उनके आर्थिक स्थिति को सुधार करने का विषय हो, और जंगल में निवास करने वाले लोगों को उनकी मूलभूत सुविधाओं को, चाहे उनकी रोड, सड़क, नाली, पानी, और चाहे उनके आवास की व्यवस्था कराने की बात हो, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निरंतर उन ऐसे जो अपेक्षित बस्तियां थी उनको भी बसाहट में व्यवस्था करते हुए उनको भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है। विषय इसमें से मैं एक और भी आपके समक्ष, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए आजादी के बाद प्रथम बार माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन का शुभारंभ 15/11/2023 से किया जाकर इस अभियान में लगभग पूरे प्रदेश के अंदर बहुत सी ऐसी जनजातियां हैं हमारे समाज के अंदर जिनकी काउंटिंग शायद हमारे पूर्ववर्ती सरकारों ने अगर की होती तो आज भी उनको मुख्य धारा में आकर समाज के बीच बराबर का जीने का अधिकार होता, और निरंतर उनके विकास के क्रम में ये कड़ी हम जोड़ने का काम करते हैं। हम माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर अपने क्षेत्र के घट रही घटनाओं के आधार पे मैं अपनी बात इस सदन के माध्यम से जनमानस तक ले जाना चाह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि प्रदेश के अंदर बहुत सारी हमारे यहां जनजाति निवासरत है और बहुत से ऐसी डाइस्कोड हो, चाहे हमारे बहुत सी ऐसी बसाहटों के क्षेत्र हो जहां पे उसको जाति सूचक नाम से हम उसका नामकरण संबोधित करते हैं, जिससे आज हमने एक तरफ से एट्रोसिटी कानून भी बनाया है, दूसरी तरफ हमने जाति सूचक नाम को लीगलाइज राइट्स देकर उस क्षेत्र को हमने दुविधा में पैदा किया है, जिससे हमारे क्षेत्र के बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं उनको जाति को बहुवचन करके अगर हम संबोधित करते हैं तो निश्चित तौर पे वो अपमानित महसूस करते हैं। इसमें हम इस सदन के माध्यम से माननीय सभापति महोदय हम बताना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे रिकॉर्डों में संशोधन करने की आवश्यकता है। जब हमारी सरकार ने एक तरफ रानी कमलापति नाम करके हबीबगंज का नाम हटाकर रानी कमलापति करने का काम हमारे जनजाति समुदाय का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, उसी तरह से हमारे यहाँ व्यवहारी में 9 जून को कौल महासम्मेलन के उस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे आदिवासी कन्या परिसर को नाम बदलकर उसको
सबरी कन्या आश्रम करते हुए हमारे जनजातीय देवी आराध्य हमारी देवी के नाम से उसको करके जो हमारे जनजातीय वर्ग के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, इसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार का, अपने नेता का। इसी तरह से इस माध्यम से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वास्तव में हमारे समाज के अंदर समान भाव से हमारी सरकार ने निरंतर काम किया है, इसको भी अगर जोड़कर ये सरकार को मेरा सुझाव है कि जो हमारे बस्तियों का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम और स्कूलों के डाइस कोड में जो जाति सूचक नाम है, उस नाम को हटाकर उस जाति के जो महापुरुष है उनके नाम से अगर नामकरण करेंगे तो निश्चित तौर पे उसको सम्मान मिलेगा और आने वाले समाज में जो जाति के अंदर जहर घोलने का काम करते हैं उनको भी रोकने का ये काम होगा। ऐसे इस वक्तव्य के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष ये चाहता हूं कि ये निश्चित तौर पे प्रदेश के सरकार समस्त जिले के कलेक्टरों को निर्देशित करे और ऐसे नोटिफाइड एरिया के जो प्रस्ताव है उसको मंगाकर इसको संशोधन करेंगे तो समाज के बीच समरसता का भाव पैदा होगा। ऐसा आप सभी से अनुरोध करता हूं। माननीय सभापति महोदय, इसी क्रम में हमारे क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे पिछड़े जनजातीय क्षेत्र के बहुत सारे जंगल के अंदर निवास करने वाले लोगों के अंदर बिजली विभाग के बहुत सारे ऐसे नोटिफाइड एरिया हैं जहां पे फॉरेस्ट की दिक्कतों के कारण उनका विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। इसलिए हम बस्ती विकास के माध्यम से माननीय मंत्री जी से हम चाहेंगे कि विकास के क्रम में आपने अनेकों सौगात हमारे क्षेत्र को दिया है, इसको भी बस्ती विकास के क्षेत्र में हमारे यहाँ नोटिफाइड बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जैसे चरकवा, बनासी, हिड़वा, टीकी, गोरसा, बरकच, बरात, तेंदुआड़, नंगनौड़ी, पिपरी, बांसा, पंचायत रामनार, कोटीगढ़ आदि गांव ऐसे हैं जो विद्युत विहीन क्षेत्र है। निश्चित तौर पे हमारे वनवासी क्षेत्र के अंदर निवास करने वाला वो आदिवासी, उसको भी आज वर्तमान के समय में प्रकाश की आवश्यकता है। जो हमारी सरकार ने निरंतर विकास के कई आयाम स्थापित किए हैं, निश्चित तौर पे ये काम अगर होंगे तो हमारे इस क्षेत्र के जनजातीय परिवार के उन लोगों को भी संबल हमारी सरकार ने उपलब्धियों के रूप में सौगात मिलेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। लास्ट में अपनी एक बात और मैं कहते हुए अपनी बातों को खत्म करूंगा कि पेशा कानून जो निरंतर हमारे सरकार ने जो दिया है, इसको प्रभावी रूप से अगर हम संचालन होगा, इसका प्रभावशील इसको हम बनाएंगे तो निश्चित तौर पे हमारे जो पहले से निर्धारित क्षेत्र हैं जनजातीय क्षेत्र के, उनके लोगों को अधिकार मिलेगा और वहां के जो जनजातीय परिवार के समूह के लोग हैं उनको भी अपने हाथों से अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का मौका मिलेगा। वहां पे पेशा कानून जो हमारी सरकार ने यहाँ पे लागू करके जो वहां पे कर्मचारी नियुक्त किए हैं पेशा मोबिलाइजरों को भी निश्चित तौर पे उनको भी संबल मिलेगा। काम हमारे बहुत सारे क्षेत्र में हमारे पेशा मोबिलाइजरों के द्वारा होता है, उनके नियमित रूप से मानदेय करते हुए सरकार उसको और सशक्त बनाएगी, ऐसा मेरा आज सरकार से अनुरोध है। और जनजातीय क्षेत्र के हमारे बहुत सारे ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में विचाराधीन है, सरकार हमारी अनेकों स्तर पर जनजातीय वर्ग के लोगों का मदद करती है, लेकिन वो आर्थिक स्थिति के कारण बहुत से ऐसे मामलों में अपनी पैरवी करने में सक्षम नहीं होते। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि ऐसे वो निर्धन परिवार जो आदिवासी व्यक्ति है उसकी पैरवी करने के लिए सरकार की तरफ से उनका अधिवक्ता नियुक्त करके उनके प्रकरणों का निराकरण करना चाहिए। ऐसा मैं सरकार से अनुरोध करते हुए जनजातीय वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए जो हमारी सरकार ने जो बजट पेश किया है, मैं पूर्णतः उसके समर्थन में हूँ और माननीय मंत्री जनजातीय कार्य विभाग का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया और ये मेरा पहली दफा मुझे बोलने का अवसर मिला है। इसके लिए भी समस्त सदन के दोनों पक्ष के नेताओं का और माननीय सभापति महोदय का इस मंच के माध्यम से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और ये मेरा कॉन्फिडेंस आज हमारे दोनों पक्ष के नेताओं ने बढ़ाया है, शांति बनाकर, ये मेरे लिए बड़े गौरव का विषय है। ऐसी अपनी बातें कहते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी, आप बहुत अच्छा बोले हैं, पहली बार बोले हैं, बहुत अच्छा बोले हैं। सदन पूरी गंभीरता के साथ में सुन रहा था और किसी ने एक ने भी आपके बोलने में व्यवधान नहीं किया। आपको बहुत बहुत बधाई।